हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तैयारी के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो आप सभी की आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में उनको इंक्लूड किया गया है आज के इस वीडियो में। तो सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन 1 विश्वसनीयता, ऑप्शन 2 वैधता, ऑप्शन 3 वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 4 मानक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किसी भी परीक्षण के लिए सबसे वांछनीय जो है वो है उसकी विश्वसनीयता। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, किसी मापक उपकरण के लिए विश्वसनीयता सर्वाधिक वांछनीय लक्षण है। विश्वसनीय तकनीक से समान स्थितियों के अंतर्गत बार बार मापन से समान परिमाण प्राप्त होते हैं। विश्वसनीयता किसी मापन तकनीक की स्थिरता के परिमाण के बारे में एक कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 बुद्धि के, ऑप्शन 2 अभिवृत्ति, ऑप्शन 3 मूल्य और ऑप्शन 4 नंबर व्यक्तित्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। थ्रस्टन तथा लिकर्ट जो हैं वो अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, थ्रस्टन और लिकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। थ्रस्टन अभिवृत्ति मापनी में से किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के प्रति विचार व्यक्त करने वाले अनेक कथन एकत्रित किए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसी में और कुछ एक्सप्लेनेशन है। लिकर्ट अभिवृत्ति मापनी के अंतर्गत थ्रस्टन मापनी से अधिक लोकप्रिय है। इस मापनी से थ्रस्टन मापनी से अधिक कथन प्रयुक्त होते हैं और निर्णायकों द्वारा कथनों को मापनी मूल्य देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? ऑप्शन 1 सृजनात्मकता, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 रुचि और ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उत्सुकता परीक्षण जो है वो सृजनात्मकता का घटक है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आप देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की व्याख्या। व्याख्या है, उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का घटक है। उत्सुकता के कारण व्यक्ति भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है। यही कारण है कि सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सृजनात्मकता किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 मौलिकता, ऑप्शन 2 प्रवाह, ऑप्शन 3 मितव्ययता, ऑप्शन 4 उपयोगिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मितव्ययता का संबंध सृजनात्मकता से नहीं है। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डालते हैं। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प 3 सही है। मितव्ययता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता से तात्पर्य समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाओं से होता है। भिन्न भिन्न क्रियाओं में से कोई एक क्रिया समस्या का समाधान कर पाने में सक्षम होती है, तो ऐसा सब सक्षम समझा जाता है कि व्यक्ति में मौलिकता का गुण है। वहीं प्रवाह से तात्पर्य अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति को कहा जाता है। प्रवाह का संबंध शब्द सहचर्य स्थापित करने तथा शब्दों की अभिव्यक्ति से होता है। अगला प्रश्न है, गयने निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन 1 अधिगम का श्रेणी क्रम, ऑप्शन 2 अधिगम से सिद्धांत, ऑप्शन 3 अधिगम से मूल्यांकन और ऑप्शन 4 अधिगम का प्रबंधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अधिगम से सिद्धांत जो है वो आर्यम गैने से संबंधित है। और इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गैने यानी गैगनी ने शिक्षण और अधिगम के मनोविज्ञान के लिए एक उदार दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। अधिगम के श्रेणी क्रम में सभी 8 प्रकार के सीखने की एक खास विशेषता यह है कि ये सभी श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं और इसी का प्रतिपादन आर.एम. गैने महोदय के द्वारा किया गया है। आर.एम. गैने द्वारा प्रतिपादित श्रेणी अधिगम को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। सबसे ऊपर होता है समस्या समाधान या सीखना, उसके नीचे सीखने का नियम होता है, उसके नीचे संप्रत्यय सीखना होता है, उसके नीचे होता है विभेदीकरण,
शाब्दिक सहचर्य सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, और दूसरे पर होता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, और पहले पे होता है सांकेतिक सीखना, और ये क्रम ऊपर की ओर चलता है। तो ये आरएम गैने के द्वारा श्रेणी क्रम जो अधिगम की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है वो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन 1 है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। ऑप्शन 2 है काल अनुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है। ऑप्शन 3 है काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। ऑप्शन 4 है बौद्धिक तथा काल अनुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि बुद्धिलब्धि कालक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी रूप से संबंधित होती है, और बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन 1 सृजनात्मकता, ऑप्शन 2 अभिरुचि, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत, ऑप्शन 4 दबाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। व्यक्तित्व के मापन में 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। प्रश्न की व्याख्या में है 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटेल ने किया है। इसके द्वारा व्यक्ति के 16 शील गुणों को मापा जाता है। कैटेल ने इन शील गुणों में 3 तरह के प्रमुख शील गुणों चित्त प्रकृति शील गुण, क्षमता शील गुण तथा गत्यात्मक शील गुण का समावेश किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? ऑप्शन 1 कैटल, ऑप्शन 2 गिलफर्ड, ऑप्शन 3 थ्रिस्टन, ऑप्शन 4 दबाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बुद्धि के तरल मोजेक मॉडल पर का जो प्रतिपादन है कैटल महोदय के द्वारा किया गया है। अब इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल रेमंड कैटल द्वारा दिया गया है। रेमंड कैटल के अनुसार जी कारक के अतिरिक्त बुद्धि के 2 अन्य कारक होते हैं। ये हैं तरल और ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जहां आदतें तय होती हैं। अब देखते हैं आगे इस प्रश्न में है, प्रश्न के अन्य विकल्पों से गिलफर्ड द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, थ्रिस्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत तथा स्पीयरमैन द्वारा द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? ऑप्शन 1 खेल का मैदान, ऑप्शन 2 सभागार, ऑप्शन 3 घर, ऑप्शन 4 है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम स्थान जो है विद्यालय एवं वातावरण है। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे संवेदन, प्रतिक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यावाहन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसे संज्ञानात्मक क्रिया करके संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 आवश्यकता, ऑप्शन 2 चालक, ऑप्शन 3 प्रेरक और ऑप्शन 4 इच्छा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत आवश्यकता है। और इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आवश्यकता यानी नीड अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में प्रथम कदम है। किसी वस्तु या की अति या कमी आवश्यकता कहलाती है। आवश्यकता के 2 प्रकार बताए गए हैं, जैविक आवश्यकता बायोजेनिक नीड तथा सामाजिक आवश्यकता यानी सोशियोजेनिक नीड। प्रश्न के अन्य विकल्प भी अभिप्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 सीखना, ऑप्शन 2 सोचना, ऑप्शन 3 क्रिया करना, ऑप्शन 4 कल्पना करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। व्यवहार में अभ्यास के कारण होने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 पहचान, ऑप्शन 2 धारण, ऑप्शन 3 पुनर्स्मरण, ऑप्शन 4 अनुभूति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अनुभूति जो है स्मृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले इस प्रश्न की व्याख्या को समझ लेते हैं। अनुभूति यानी फीलिंग स्मृति से संबंधित नहीं है और स्मृति में 4 प्रकार की उपक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन 1 सीखना, ऑप्शन 2 धारण करना, ऑप्शन 3 पुनर्स्मरण, ऑप्शन 4 पहचान करना। अनुभूति किसी विशेष अवस्था में होने वाली क्रिया है। अगला प्रश्न है मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 शारीरिक सिद्धांत, ऑप्शन 3 दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन 4 अंतर्नोद का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है
और अंग्रेजी में इसे थ्योरी ऑफ नीड भी कहा जाता है। मैस्लो ने मानव जीवन की आवश्यकताओं को 5 भागों में विभाजित किया है और उसके अनुसार जब लोग निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उसके बाद वे उच्च स्तर की जरूरतों के लिए प्रयास करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन 1 सत्ताधारी, ऑप्शन 2 प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन 3 हस्तक्षेपी नेतृत्व, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व की शैली अपनाना चाहिए। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर विचार करते हैं। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली बेहतर है। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व में शिक्षकों छात्रों से विचार विमर्श करते हुए छात्रों को विश्वास में लेकर अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, छात्रों की कठिनाइयों पर विचार करते हैं एवं उनके साथ मित्रवयी सहयोगी एवं एकतापूर्ण संबंध बनाते हैं। शिक्षक कभी भी छात्रों पर अपने विचार, इच्छाएं एवं भावनाएं थोपते नहीं हैं। प्रश्न के अन्य विकल्पों से सत्ताधारी नेतृत्व की भूमिका में शिक्षक अपने वर्ग के सर्वेसर्वा होते हैं। शिक्षक छात्रों की भावनाओं एवं इच्छाओं को महत्व न देकर उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बाध्य करते हैं। हस्तक्षेपी नेतृत्व में शिक्षक छात्रों की किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वे बिना हस्तक्षेप के अपना शिक्षण कार्य जारी रखते हैं, अतः छात्रों को अपनी समस्याओं के प्रति स्वयं ही सजग रहना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसके अध्ययन का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन 1 शेफर, ऑप्शन 2 हेडफील्ड, ऑप्शन 3 ड्रेवर और ऑप्शन 4 लेडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ड्रेवर। अब इस प्रश्न की व्याख्या समझ लेते हैं। ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन 1 लड़ाई वाले खेल, ऑप्शन 2 बौद्धिक खेल, ऑप्शन 3 प्रायोगिक खेल, ऑप्शन 4 गतिमान खेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्धिक खेल। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति संप्रत्यय है। ऑप्शन 1 संज्ञानपरक, ऑप्शन 2 क्रियापरक, ऑप्शन 3 संवेगात्मक, ऑप्शन 4 ये सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिवृत्ति जो है वो संज्ञानपरक, क्रियापरक और संवेगात्मक तीनों है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। अभिवृत्ति में संज्ञानपरक, क्रियापरक तथा संवेगात्मक संप्रत्यय पाया जाता है। संज्ञानात्मक संप्रत्यय में व्यक्ति की अभिवृत्ति वस्तु के प्रति ज्ञान यानी नॉलेज तथा उसका अपना विश्वास यानी फैथ समाहित होता है। वहीं क्रियापरक संप्रत्यय में व्यक्ति के मन में वस्तु के प्रति एक नकारात्मक या सकारात्मक व्यवहार करने की तत्परता होती है। और भावात्मक संप्रत्यय में व्यक्ति के मन में वस्तु के प्रति एक सुखद या दुखद भाव होता है। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन 1 सीखने की क्षमता है, ऑप्शन 2 अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ऑप्शन 3 या तो 1 या 2, ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या आप सभी लोग समझ सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश डैश से है। ऑप्शन 1 तर्क, ऑप्शन 2 चिंतन, ऑप्शन 3 बोध और ऑप्शन 4 विवेक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बोध से है। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से। बोध से तात्पर्य वर्णन करना, वर्गीकरण करना, भेद करना, व्याख्या करना, प्रतिपादन करना, उदाहरण देना, अर्थापन करना, रूपांतरण करना, अनुवाद करना, ये सभी अधिगम से संबंधित कार्यपरक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन 1 शारीरिक गठन और सकल सूरत, ऑप्शन 2 रचनात्मकता और मौलिकता, ऑप्शन 3 समायोजन और बुद्धि, ऑप्शन 4 चिंतन और कल्पना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चिंतन और कल्पना। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्यवहारवादी थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ऑप्शन 1 प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, ऑप्शन 2 प्रतीपकारी अवरोध, ऑप्शन 3 प्रतिबोधित अवरोध, ऑप्शन 4 प्रतिइच्छादित अवरोध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतीपकारी अवरोध। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डालते हैं। प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार नए सीखे हुए ज्ञान अथवा विषय वस्तु या
तथा धारण की जांच के मध्य में किसी अन्य ज्ञान अथवा विषय वस्तु को सीखने पर नए ज्ञान की मात्रा में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रतिपकारी अवरोध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं किसी एक के सिवाय, यानी किसको छोड़कर सभी मानसिक विकारों के लक्षणों को दर्शाते हैं। ऑप्शन 1 भग्नाशा के, ऑप्शन 2 तनाव के, ऑप्शन 3 संबंध के, ऑप्शन 4 चिंता के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। संबंध को छोड़कर के सभी जो है वो मानसिक विकारों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ऑप्शन 1 किशोरावस्था, ऑप्शन 2 प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 3 मध्यावस्था, ऑप्शन 4 वृद्धावस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। किशोरावस्था को विकास के इस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न पर देखने से पहले इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डालते हैं। विकास क्रम की अवस्थाओं में किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल माना गया है। जे.एस. हॉल के अनुसार इस किशोरावस्था में अधिक तनाव होने के कारण यह कि किशोरों की प्रमुख अंतः प्रेरणाओं जैसे परिवर्तनवाद बनाम रूढ़िवाद, संवेदनशील बनाम कठोरता आदि में घोर मानसिक संघर्ष होता है। अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश पर प्रयोग करके किया था। ऑप्शन 1 खरगोश, ऑप्शन 2 चूहे, ऑप्शन 3 कुत्ते, ऑप्शन 4 बिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। ऑप्शन 1 सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ऑप्शन 2 सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, ऑप्शन 3 सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, और ऑप्शन 3 है सीखने के रचनात्मकता के सूचक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सीखने की प्रगति के सूचक हैं। देख सकते हैं, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने का वक्र सीखने की मात्रा तथा अभ्यास के मध्य संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 1 विषय वस्तु, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों की आयु, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत भिन्नता। अध्यापन के समय अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 परस्परता कहते हैं, ऑप्शन 2 रचनात्मकता कहते हैं, ऑप्शन 3 गतिशीलता कहते हैं, ऑप्शन 4 संगति कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। कर्ट लेविन के अनुसार समूह गतिकी से तात्पर्य समूह के विशेषकर छोटे समूह के उन बालों एवं प्रभावों से होता है जिनसे सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक स्वास्थ्य और डैश डैश में घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन 1 अभिवृत्ति, ऑप्शन 2 स्वीकार्यता, ऑप्शन 3 बचने, ऑप्शन 4 समायोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, समायोजन में, यानी मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन 1 संरचनावाद, ऑप्शन 2 क्रियाशीलतावाद, ऑप्शन 3 व्यवहारवाद, ऑप्शन 4 सृजनशीलतावाद। तो 29 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। सृजनशीलतावाद जो है अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, क्योंकि सृजनात्मकता में व्यक्ति अपसारी चिंतन का करते हुए सामग्री एवं सूचनाओं को इकट्ठा करता तथा उनका विश्लेषण कर अधिगम करता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। ऑप्शन 1 मिश्रित विधि, ऑप्शन 2 विचार सहचर्य विधि, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर 3, यानी स्मरण करने में मिश्रित विधि और विचार सहचर्य विधि का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, ये थे बाल विकास यानी शिक्षण शास्त्र और बाल विकास शिक्षण शास्त्र या मनोविज्ञान कह लीजिए, उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और बिहार सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।